गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इफ कम्युनिकेशन। अभी तक हमने बताए फीचर्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। अब हम बताते हैं आपको कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, अब हम आपको बताएंगे क्रिटिकल थिंकिंग। आप समझिए क्रिटिकल क्रिटिक्स का मतलब ये होता है आलोचनात्मक, आलोचना। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब आलोचना नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। दैट मीन्स क्रिटिकली एग्जामिन करना, यानी ये एग्जामिन करना, एग्जामिन करने के बाद में व्हाट इज करेक्ट। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स करेक्ट थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब आप ये मत समझिए कि आलोचनात्मक थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब उसको प्रोज कॉन्स देख के हर एंगल से सोचने के बाद में जो करेक्ट थिंकिंग है उसको कहते हैं करेक्ट थिंकिंग। यानी क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स डिसाइडिंग deciding what to believe, deciding what to believe। यानी क्रिटिकल थिंकिंग का मीन्स किसी बात को उस एंगल से सोचना कि उस पर कितना विश्वास किया जाए, कहाँ तक विश्वास किया जाए या विश्वास ना किया जाए। दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब आलोचनात्मक थिंकिंग नहीं है। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स डिसाइडिंग व्हाट टू बिलीव। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमने आपको कुछ कुछ बताया क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। इसका पर्पज क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग का पर्पज critical thinking means deciding what to believe। ओके, इस क्रिटिकल थिंकिंग का पर्पज क्या होता है ये अब हम समझते हैं। पर्पज, पर्पज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ जी, क्रिटिकल थिंकिंग का पर्पज क्या है? जब हम क्रिटिकली सोचते हैं तो ये इट इम्प्रूव थिंकिंग स्किल्स। इम्प्रूव थिंकिंग, जो हमारी सोचने की शक्ति है उसको इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव टेक्निकल स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, इवेल्युएट evaluate and challenge through idea। किसी भी चीज को evaluate कीजिए and challenge कीजिए through
ideas, evaluate and challenge through ideas, think more independently. नहीं Think more independently. Next is better understanding of others and ourselves. Better understanding of others and ourselves. तो क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी चीज को आप, किसी भी कम्युनिकेशन को यदि क्रिटिकली आप थिंकिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप उसके बारे में करेक्ट सोच पाएंगे, यानी आप उस चीज के बारे में वही डिसीजन ले पाएंगे जिस पर आप विश्वास करते हैं। इसका पर्पज क्या है? क्योंकि यदि आप क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं तो इन द लॉन्ग रन आपकी थिंकिंग स्किल बढ़ती है, आप किसी भी चीज को इवेल्युएट कर सकते हो और उसको चैलेंज कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट आइडियाज। जो आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं उनके बेसिस पे आप इंडिपेंडेंटली सोच सकते हो और अपने बारे में और दूसरों के बारे में आपकी समझदारी बेहतर होगी यदि आप किसी भी चीज को क्रिटिकली थिंक करोगे या क्रिटिकली एग्जामिन करोगे। ठीक है, अब इस क्रिटिकली थिंकिंग कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसके लिए क्या स्किल रिक्वायर्स हैं, ये सब भी हमें समझना है। क्रिटिकली थिंकिंग कब कर सकते हैं, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, यानी व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स या क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर, यानी स्किल रिक्वायरमेंट फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिससे कि आप क्रिटिकली सोच सकें। तो स्किल रिक्वायरमेंट्स है नंबर 1 ओपन माइंडेड, ओपन माइंड। नेक्स्ट वेल इन्फॉर्म्ड, ओपन माइंड। नेक्स्ट वेल इन्फॉर्म्ड, कॉन्टेक्चुअल, जो कॉन्टेक्स्ट है उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करना, कॉन्टेक्चुअल। ओपन माइंडेड, वेल इन्फॉर्म्ड, कॉन्टेक्चुअल। एक्सपेरिमेंटल, experimental. Next is reserved, in making conclusions, reserved in making conclusions. ओके, तो स्किल रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग वही कर सकता है हु इज हैविंग एन ओपन माइंड। आपका खुला, कहते हैं ना, दिलो दिमाग खोल के आप सोचिए, खुले दिमाग से बात करिए। कई बार आपने सुना होगा। तो स्किल रिक्वायरमेंट क्या है कि ओपन माइंड होना चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड, आपका खुला विचार हो, जिस बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके बारे में पर्सन शुड बी वेल इन्फॉर्म, और जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उस कॉन्टेक्चुअल
उस कॉन्टेक्स्ट की जानकारी हो, एक्सपेरिमेंट हो और कंक्लूजन पे पहुंचने, क्या कंक्लूजन पे रीच करना है, क्या कंक्लूजन ये दिमाग में हो, वो रिजर्व हो पहले से, तभी हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट और है, इसको हम और बताते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपने समझा? हाँ जी, अब हम क्रिटिकल थिंकिंग ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं एक और, इमोशनल इंटेलिजेंस। आप टीवी पे देखते होंगे ना, इमोशनल अत्याचार। हाँ जी, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या काम करती है कम्युनिकेशन में, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, अब आ जाइए इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस तो इमोशनल, सबसे पहले इसके अंदर है आपके जो सेंस है, फील, कॉमन सेंस। क्या आप महसूस करते हो, क्या आपके सेंस है, कॉमन सेंस आपके, कैसे आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हो, कैसे उसको रिमेम्बर करते हो, रिमेम्बर, कैसे इसको रिमेम्बर करते हो, कैसे डिस्क्राइब करते हो, और कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो इमोशंस को। इन सब पर आपकी इमोशनल, यानी दीज आर इनहेरेंट पोटेंशियल, जो भी आपका इनहेरेंट पोटेंशियल, जो जन्मजात आपकी जो आंतरिक गुण है महसूस करने के, आपके कॉमन सेंस, आप किस तरह की किसी चीज को पहचान करते हो, किस तरह याद करते हो, किस तरह किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो, इन सब के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारे सेंसों के लिए हमें कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं खुद को, अवर सेल्फ, एंड कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं अदर्स को, इनके बेसिस पे इमोशनल इंटेलिजेंस डिपेंड करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। एग्जाम में 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हम लोगों की सोचने की, समझने की, महसूस करने की, याद करने की, किसी को पहचानने की, किसी के बारे में बताने की। ठीक है, जो डिफरेंट लोगों में जो डिफरेंट क्वालिटी होती है, उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, विच डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हम किस तरह अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो अभी तक हमने ये सब कुछ आपको बताया कम्युनिकेशन के बारे में। अब ये जो कम्युनिकेशंस हैं, हमने आपको बताया था कम्युनिकेशन 1 to 1 हो सकता है, कम्युनिकेशन 1 to many हो सकता है, कम्युनिकेशन 1 to few हो सकता है, और कॉसेप की तरह 1 to everyone हो सकता है। ओके, अब हम
अभी तक हमने जो कम्युनिकेशंस के बारे में बताया, बेसिकली बहुत सारी चीजें इंडिविजुअलिस्टिक थी। अब हम आज ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप डायनामिक, ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम बढ़ते हैं ग्रुप की तरफ। ओके, यस सर। चलिए अब हम आपको कम्युनिकेशन इन ग्रुप या ग्रुप कम्युनिकेशंस के बारे में आपको बताते हैं। हाँ जी, बताइए ग्रुप क्या होता है? आप सब लोग यहाँ पे एक बैच बना के बैठे हुए हैं, ये ग्रुप है या नहीं? बताइए। हाँ सर है। क्यों है? क्योंकि ग्रुप का मीन्स होता है दो चीजें, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, collection of individuals having common goal, having common goal। आप सबका कॉमन गोल क्या है? एग्जाम पास करना। इसकी वजह से आपने सब कलेक्ट हुए, तो ये ग्रुप हो गया। तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फॉर ए कॉमन गोल, एक इकट्ठे होते हैं, कोई इधर की बात कर रहा है, कोई इधर की, वो ग्रुप नहीं। ग्रुप मींस इंडिविजुअल्स कलेक्टेड फॉर हैविंग कॉमन गोल। ओके, तो ये ग्रुप क्या हो सकते हैं? सोशल ग्रुप हो सकते हैं, RWA है, सोसाइटी है ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन है। वर्क ग्रुप हो सकते हैं, और किसी इमरजेंसी में लाइट वाइट नहीं आ रही, धरना दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या कोई इमरजेंसी आ गई, तो इमरजेंट ग्रुप हो सकता है। सोशल ग्रुप हो सकता है, वर्क ग्रुप हो सकता है, इमरजेंट ग्रुप हो सकता है। ओके, अब इसी तरह ये जो ग्रुप है, जिस तरह हमने बताया था कम्युनिकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है, ग्रुप भी फॉर्मल भी हो सकता है और ग्रुप इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल, यानी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन गोल की जगह यदि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन ऑर्गेनाइज्ड गोल कर दें, ऑर्गेनाइज गोल कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉर्मल। हाँ जी, यदि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स की फॉर हैविंग कॉमन गोल की जगह हैविंग कॉमन ऑर्गेनाइज गोल कर दें, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मल। और कॉमन अनऑर्गेनाइज गोल हो जाएगा, दैट विल बी इनफॉर्मल। ओके, तो अभी हम समझते हैं सबसे पहले फॉर्मल ग्रुप। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया। हाँ जी, तो अब हम आपको फॉर्मल ग्रुप के बारे में बताते हैं। आइए, फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फॉर्मल ग्रुप का फीचर है स्पेसिफिक टास्क। फीचर्स है फॉर्मल ग्रुप के स्पेसिफिक टास्क। सेकंड,
फॉर्मल स्टेटस, स्पेसिफिक टास्क, फॉर्मल स्टेटस, डेफिनेट स्ट्रक्चर, next is permanent. फॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या है? फॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइज ग्रुप होगा तो उसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क होगा। यानी किसी काम के लिए मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्डर मिलता है, या एक मान लो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको एक सड़क बनाने का, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, या मान लो एक कंपनी है या एक ग्रुप बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, उसका स्पेसिफिक टास्क है, उसके लिए एक कोई कंपनी बनाई कि बुलेट ट्रेन लानी है, बुलेट ट्रेन लानी है, जिसके लिए वो जापान गए थे, बुलेट ट्रेन लानी है। उस बुलेट ट्रेन लाने के लिए उन्होंने एक फॉर्मल एक कंपनी बनाई, एक फॉर्म उस ग्रुप का एक नाम दिया, जैसे स्पेशल, जैसे DMRC बनाई है, इसी तरह कोई GBT बनाई, ग्रुप फॉर बुलेट ट्रेन। उसमें स्ट्रक्चर होगा, कौन उसका चेयरमैन होगा, उसके नीचे कौन उसके GM होगा, कौन उसका CEO होगा, कौन GM होगा, कौन उसके नीचे DGM होगा, ठीक है। और ये जो फीचर्स होगा फॉर्मल ग्रुप, ये वो कंपनी है, जब तक ये बन नहीं जाता तब तक ये परमानेंट स्ट्रक्चर होगा, परमानेंट ग्रुप होगा, ठीक है। अब ये ग्रुप भी दो तरह के होते हैं, एक होता है टास्क ग्रुप जिससे काम करना है, और एक होता है क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल जिसको काम को सुपरवाइज करना है, टास्क ग्रुप एंड क्वालिटी, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी स्ट्रक्चर में बहुत सारी कमेटीज बनती हैं, ठीक है। ये आपने नोट किया, फॉर्मल ग्रुप, स्पेसिफिक टास्क, फॉर्मल स्टेटस, डेफिनिट स्ट्रक्चर, परमानेंट। अब आ जाइए, इस काम के लिए कमेटी बनती, कमेटी बनती है। कमेटी क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी मोस्टली और परमानेंट। ये जो है स्टैंडिंग कमेटी जनरली मोस्टली परमानेंट होती है। स्टैंडिंग का मतलब ये होता है जनरली परमानेंट कमेटी। कमेटी क्या होती है? परमानेंट होती है। दूसरी कमेटी होती है एडवाइजरी, दूसरी कमेटी होती है एडवाइजरी कमेटी। जो एडवाइजरी कमेटी होती है ये स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्टाइज होती है इसकी। स्पेसिफिक एरिया के
एक्सपर्ट्स होते हैं एडवाइजरी कमेटी में। उसके बाद में एक होती है एडहॉक कमेटी। एडहॉक का मतलब ही है टेम्परेरी कोई कमेटी बनाई जाती है फॉर यानी स्पेसिफिक जॉब। कोई स्पेसिफिक जॉब होता है, उस स्पेसिफिक जॉब के लिए जो टेम्परेरी कमेटी बनाई जाती है उसको कहते हैं एडहॉक कमेटी। तो एक हो गई स्टैंडिंग कमेटी जो मोस्टली परमानेंट होती है, दूसरी हो गई एडवाइजरी कमेटी, और थर्ड इज स्पेसिफिक एडहॉक कमेटी। ओके, अब समझिए ये तो आपने ग्रुप समझा। ग्रुप के बाद जैसे क्रिकेट टीम होती है, हॉकी टीम होती है, इसी तरह बिजनेस में, इंडस्ट्री में किसी भी काम को करने के लिए एक टीम गठित होती है, ठीक है ना। डिफरेंट सेगमेंट्स के लोग इकट्ठा करके किसी काम को करने के लिए एक टीम बनाई जाती है। तो अब हम समझते हैं क्या होता है टीम का रोल्स एंड रोल प्लेइंग। ठीक है, टीम ग्रुप से भी ज्यादा होती है, टीम मोर देन ए ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ द खिलाड़ी होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। टीम वो सेलेक्टेड ग्रुप होता है, स्पेसिफिक सेलेक्टेड लोग होते हैं। तो अब हम समझते हैं टीम रोल्स एंड रोल प्लेइंग। तो टीम क्या होती है? टीम इट इज मोर देन ए ग्रुप। ये टीम क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक जैसे ना होके कौन काम, जैसे अपन ने एक विकेट कीपर रख लिया, ठीक है, कुछ स्पिन बॉलर रख लिए, कुछ फास्ट बॉलर रख लिए, कुछ ओपनर रख लिए, कोई धुआंधार फास्ट बैट्समैन रख लिया, कोई स्टेबल बैट्समैन रख लिया, कोई बेस्ट फील्डर रख लिया। इस तरह क्रिकेट टीम बनती है ना। तो ये नहीं कि सारे एक जैसे रख लिए, कि सारे विकेट कीपर रख लिए, सारे बॉलर। और टीम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे का काम करने वाली टीम होती है। जिस तरह अपन कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो एक राज हो गया, फिर मिस्त्री, एक राज मिस्त्री हो गया, कुछ वर्कर्स हो गए, बेलदार हो गए, कुछ लोहे का काम करने वाला हो गया, कोई प्लम्बर हो गया। इस तरह पूरी टीम बनती है। तो टीम क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। इन लोगों में स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होता है। सब लोगों का उद्देश्य क्या है? जीतना। आपस में इन लोगों का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होता है और एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, जेन्युइन सपोर्ट टू ईच अदर। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने में जो राज होता है उसका लेबर सपोर्ट करती है। किसी के प्लम्बर है, प्लम्बर को जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन करना है जिस हिसाब से करना है। तो इस तरह पूरी टीम एक दूसरे को जेन्युइन सपोर्ट करती है। और इसमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से ज्यादा टीम ऑब्जेक्टिव्स आर प्रेफर्ड।
ये प्रेफरेंशियल होते हैं। पहले क्या होते हैं, प्रायोरिटी किसकी होती है, टीम अप। जैसे क्रिकेट मैच है, उस समय अपना सेंचुरी कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, मेन है कि किस तरह टीम को जीत मिले। पता लगा कि केवल एक ओवर रह गया है ना, या एक आदमी के 50 रन हो गए, तो उसको पता है कि इस समय फास्ट खेलना है, ओवर कम है और भी खिलाड़ी हैं, तो हमें रिस्क लेनी है, तेज तेज स्कोर करना है, क्योंकि अल्टीमेट एम अपने स्कोर से ज्यादा किसका है, बेसिकली जीतना महत्वपूर्ण है। यानी टीम का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट एज कंपेयर टू द पर्सनल। ये होता है टीम रोल एंड टीम प्ले। ओके, ये हमने समझा टीम के बारे में। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, हमको समझ में आ गया। ये तो हम सीधे सीधे क्रिकेट टीम से ही लिख देंगे, हॉकी टीम से लिख देंगे। चक दे इंडिया हम लोगों ने देखी है किस तरह टीम थी, जहाँ टीम में शुरू में जब तक टीम के अंदर दो खिलाड़ी, दो प्लेयर लड़ते रहे कि भाई हम पास ना देके खुद ही गोल करेंगे, तब तक सक्सेस में दिक्कत आती रही। अल्टीमेटली टीम तब जीतती है जब उसका मतलब है कि टीम का ऑब्जेक्टिव गोल होना इम्पोर्टेंट है, किस खिलाड़ी द्वारा हुआ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना, सबको योगदान करना है। ठीक है, तो वैसे भी एक प्रोवर्ब है कि एनीथिंग कैन बी अचीव्ड इफ यू डोंट केयर हु गेट द क्रेडिट। कौन क्रेडिट लेता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है अचीव करना, ये है टीम रोल। अब हम समझाते हैं व्हाट इज लीडरशिप। ओके, आजकल मोदी की लीडरशिप की बातें हो रही हैं, हम यहाँ पे लीडरशिप बेसिकली होती क्या है उस लीडरशिप के बारे में आपको बताते हैं। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज activity of influencing people. Activity of influencing people. Leadership is the activity of influencing people. यानी किसी दूसरे को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना, एक पर्टिकुलर गोल के लिए मोटिवेट करना, ये सब क्या होता है? लीडरशिप होता है। तो एक शब्द में कहा जाए, एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। ठीक है, अब ये लीडरशिप के लिए एक लीडर होता है, एक्टिविटी के लिए एक लीडर होगा। ओके, अब इस लीडर के क्या गोल है? लीडर, एक लीडर होना चाहिए। अब इस लीडर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें समझने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर। तो लीडर की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लीडर के फॉलोअर्स होने चाहिए। देयर शुड बी सम फॉलोअर्स होने चाहिए। सेकंड, इन्फ्लुएंस प्रोसेस होनी चाहिए। फॉलोअर्स होने चाहिए, इन्फ्लुएंस प्रोसेस होनी चाहिए। रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स, रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स होने चाहिए। उन्हीं को तो फॉलोअर होंगे, उन्हीं को तो आप इन्फ्लुएंस करेंगे। उसके बाद इन्फ्लुएंसिंग की प्रोसेस होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए।
लीडर के पास पावर होनी चाहिए, पर्पज होना चाहिए, और नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इन्फ्लुएंसिंग होनी चाहिए। ओके, तो ये हमने थोड़ा समझा लीडरशिप के बारे में। इस पर भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकता है कि व्हाट इज लीडरशिप, है ना, और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर्स। तो लीडरशिप क्या है? एक्टिविटी और इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंस करने के लिए फॉलोअर होना चाहिए, फॉलोअर्स के बाद में एक इन्फ्लुएंसिंग की प्रोसेस होनी चाहिए, फॉलोअर से लीडर की रिलेशनशिप होनी चाहिए, लीडर पे पावर होनी चाहिए, पर्पज होना चाहिए, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम समझते हैं थिंकिंग। ग्रुप थिंक क्या होती है? ग्रुप थिंकिंग या ग्रुप थिंक, व्हाट इज ग्रुप थिंक? क्या ग्रुप सोचता है और ग्रुप की थिंकिंग क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। ग्रुप थिंक, ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक क्या है? टाइप ऑफ थॉट बाय मेंबर्स। टाइप ऑफ थॉट, ग्रुप थिंक भी टाइप ऑफ थॉट बाय ग्रुप मेंबर्स। जो कॉन्फ्लिक्ट है ग्रुप के अंदर उसको दूर करने के लिए टाइप ऑफ थॉट ग्रुप मेंबर्स विच ट्राई टू minimize conflict, जो conflict जो क्रिएट होते हैं विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग। बिना क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं उसको जो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज ग्रुप थिंकिंग। इस ग्रुप थिंकिंग के क्या डिमेरिट्स हैं या क्या नेगेटिव्स हैं? नेगेटिव्स या डिमेरिट्स, क्योंकि ग्रुप जो है इंडिविजुअल तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को एग्जामिन कर देता है, लेकिन ग्रुप केवल फ्यू अल्टरनेटिव्स आर few alternatives are examined. Few alternatives are examined. दूसरे ग्रुप में क्या है? नॉट बीइंग क्रिटिकल टू each other's ideas. Few alternatives are examined, not being critical to each other's ideas. Next is जो अर्ली आइडिया है, नॉट एग्जामिनिंग अर्ली आइडियाज। शुरू के आइडियाज होते हैं इंडिविजुअल्स के दिमाग में जो आते हैं, ग्रुप के अंदर इतनी जल्दी आइडियाज नहीं आते, ठीक है। तो अर्ली आइडियाज कह लीजिए, या आइडियाज की जगह आप वर्ड यूज कीजिए अल्टरनेटिव्स। आइडियाज की जगह अल्टरनेटिव्स इज द बेटर वर्ड।
अर्ली अल्टरनेटिव्स। ओके, तो कुछ ही एग्जामिन किए जाते, एक दूसरे के अल्टरनेटिव एग्जामिन नहीं किए जा सकते, अर्ली अल्टरनेटिव्स नहीं हो पाते। उसके अलावा कोई एक्सपर्ट ओपिनियन, नो एक्सपर्ट ओपिनियन, इसके अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन, देयर इज नो एक्सपर्ट ओपिनियन इज अवेलेबल। उसके अलावा ये क्या होते हैं ग्रुप, हाईली सेलेक्टिव होते हैं, और साथ में इनके पास देयर इज नो इमरजेंसी प्लान, देयर इज नो कंटीजेंसी प्लान। इंडिविजुअल के पास क्या होता है, कंटीजेंसी प्लान होता है, ग्रुप के पास कंटीजेंसी नेगेटिव ग्रुप थिंकिंग के। ओके, तो ये हमने आपको बताया ग्रुप थिंकिंग। ओके, तो ये आपका हुआ मेजर पोर्शन कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड एरिया है कम्युनिकेशन में, और इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो जरा ध्यान से पढ़िए, इसको नोट कर लेंगे।